नमस्कारम दोस्तों। आज हम भारत के संविधान के विषय में पढ़ेंगे, जो कि मैंने कक्षा 8वीं का विषय लिया है। सामाजिक विज्ञान का ये पहला ही चैप्टर है। तो आज हम भारत के संविधान के विषय में पढ़ेंगे। भारत के संविधान के विषय में पढ़ने से पहले हम संविधान के अर्थ को समझेंगे कि संविधान का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, और फिर हमें इस शब्द का अर्थ समझने के पश्चात हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों है हमें। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले संविधान का अर्थ समझते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। देखिए, संविधान दो शब्दों से बना है। सबसे पहले आएगा सम, उस प्लस में आएगा विधान। सम का मतलब सब लोग समझते हैं। सम का मतलब है इकट्ठा करना किसी भी चीज को। विधान का मतलब है बहुत सारे कानून और नियम। किसी भी देश के बहुत सारे कानून नियम जो शासन करने के लिए जरूरी होते हैं, जब हम उन सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं तो हम उसको संविधान कहते हैं। ठीक है, सम प्लस विधान के जोड़ से बनता है संविधान। तो इसके संविधान का अर्थ हमने समझा। अब हम समझते हैं कि संविधान कितने तरीके का होता है ना। जैसे हमारे भारत देश का हम उदाहरण ले तो हमारे भारत देश में लिखित संविधान है, क्योंकि हमारे पास संविधान लिखा हुआ है, प्रॉपर एक पूरी बुक है ना। जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान बनाया गया था उसको एक प्रॉपर बुक में लिखा गया है और उसको हमने काफी सहेज के रखा है। कोई भी सरकार हो, देश में कोई भी कानून बनाना हो, किस तरह से शासन करने हैं, उस बुक के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ठीक है, तो संविधान मुख्य रूप से दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है लिखित, जैसा कि हमारे भारत देश में है लिखित संविधान, और ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में हमें लिखित ही संविधान देखने को मिलेगा। और दूसरा प्रकार होता है हमारा अलिखित संविधान। अलिखित संविधान के यदि हम उदाहरण देखें तो बहुत कम हमें मिलेंगे। इसके सबसे बड़े उदाहरणों में से एक देश का नाम लिया जाता है, जिसे इंग्लैंड में है ना। इंग्लैंड में क्या है कि कोई भी जो शासन और नियम है वो किसी बुक में ऐसे लिखे हुए नहीं है। लोग परंपराओं से, लोगों की अपनी कुछ परंपराएं हैं, कुछ उनके आदर्श है, जिनके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से अब तक शासन चलता आ रहा है ना। तो इसलिए उनका कोई लिखित संविधान नहीं है, पर उनका अलिखित संविधान है। मतलब वो अपनी परंपराओं और आदर्शों के अनुसार ही अपना शासन चलाते हैं। ठीक है, पर उनकी परंपराएं और आदर्श काफी लोकतांत्रिक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि भले ही इंग्लैंड में राजा हो, पर साथ में लोकतंत्र भी है। राजतंत्र प्लस लोकतंत्र, ऐसा उनका शासन है। ठीक है, तो हमने संविधान के प्रकार समझे। अब हम समझेंगे कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, है ना। संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। संविधान की जरूरत, यहां हम डाल देते हैं ये, ताकि हमें बाद में पढ़ने में आसानी हो। संविधान के प्रकार। देखो, अब हम जानते हैं कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। अब संविधान आप जिस भी देश में देख लीजिए, सब में संविधान होता है। चलो आइए इसको समझते हैं हम। देखिए, जैसे मान लिया कि ये हमारा एक अपना क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, अब हमने इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली। लोकतांत्रिक मतलब लोक प्लस तंत्र, जनता, लोक मीन्स जनता और तंत्र मीन्स शासन, यानी जनता का शासन। ठीक है, ये प्रणाली हमने अपना ली। यहाँ से लोग चुन के आए, यहाँ से 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 आए, सारे लोग चुन के यहाँ पर आ गए और बैठ गए। ये बन गई हमारी सरकार। अब सरकार तो हमने बना ली। अब जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, अब वो उनको हमने भेजा है कि वो हमारे देश में शासन व्यवस्था को संभाले, है ना। अब इन लोगों को हमने यहाँ बैठा तो दिया, अब ये शासन कैसे करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये अब अपनी मर्जी से अपनी मनमानी करेंगे कि भाई हमें तो ये अच्छा लगता है, हमें तो हम चाहते हैं कि ये लोग प्रगति करे और ये लोग ना करे, है ना। मान लो ये कुछ ऐसी इनकी सोच हो, तो इन लोगों को हमने यहाँ तक भेज तो दिया, पर ये इस क्षेत्र को चलाएंगे कैसे। इस क्षेत्र को चलाने के लिए जो शासन करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। किस चीज से देखेंगे कि हमें किस आधार पर अपने नियम और कानून बनाने, किस आधार पर इस पूरे देश को चलाना है ना। तो इन लोगों को चुनना ही काफी नहीं होता। ये जो शासन चलाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग चलाएंगे,
अकॉर्डिंग चलाएंगे, ऐसा तो नहीं अपनी मन मर्जी करने लग जाए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए एक संविधान बनाया जाता है, कुछ आदर्शों, कुछ नियमों और कानूनों को एक जगह सहेज कर रखा जाता है, ताकि कहीं से भी कोई भी यदि चुन के आ रहा है तो वो अपनी मनमानी ना करे। जो आदर्श और कानून हमने सहेज के रखे हैं उनके अकॉर्डिंग वो शासन करे, है ना। तो इसलिए संविधान की हमें जरूरत होती है। तो अब हमने संविधान के बारे में पढ़ा, संविधान की जरूरतों के बारे में पढ़ा। अब हम अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं, भारत का संविधान। देखो, भारत के संविधान के बारे में थोड़ा ना थोड़ा सबको ही पता होगा, तो थोड़ा हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। भारत का संविधान, देखिए अब अपना भारत कब आजाद हुआ था? 1947 में हमें मिली थी फ्रीडम, है ना। इससे पहले भाई अंग्रेज लोग हम पर शासन करते थे। अंग्रेज लोग हम पर शासन करते थे तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने हमारे लिए कोई अच्छा सा संविधान बना रखा था और उसके अकॉर्डिंग वो हम पर शासन करते थे, नहीं। वो समय समय पर एक्ट लेकर आते थे अपनी समझ से, है ना। जैसे समाज में परिस्थितियां बदलती, लोग बदलते, तो वो समय समय पर एक्ट लेकर आते थे। जैसे वो 1833 में चार्टर एक्ट लाए, फिर 53 में लाए, 63 में लाए, है ना। फिर 1909 में लाए अधिनियम, फिर 1919 में लाए, फिर 1935 में लाए स्वतंत्रता अधिनियम, फिर 1947 में लाए। तो वो ऐसे ही समय समय पर अधिनियम लाते थे और उसी अधिनियम के अकॉर्डिंग वो देश में शासन करते थे। और ऐसा नहीं है कि वो अधिनियम सारे ही काफी लोगों के प्रति बहुत ही अच्छे थे, काफी भेदभावपूर्ण भी थे, है ना। तो वो उन सभी अधिनियमों के अकॉर्डिंग 1947 से पहले हमारे देश में शासन हुआ करता था। फिर 1947 में हमें फ्रीडम मिल गई, तो हमारी जो मुख्य पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, है ना, तो उसमें काफी अच्छे बड़े महान नेता लोग थे। तो उन्होंने सोचा कि अब हमने आज़ादी हासिल कर ली है, तो फिर भाई हम उन अंग्रेजों के अधिनियम के ऊपर कैसे शासन कर सकते हैं, उनके अनुसार कैसे शासन कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने किया कि भाई हम अपना संविधान बनाएंगे, हम अपने देश के लिए अपनी संस्कृति, जो ऐसा संविधान बनाएंगे जो हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता हो, है ना, ऐसा हम संविधान बनाएंगे। फिर उसी संविधान के अकॉर्डिंग हम अपना शासन करेंगे। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद होने वाला था, तो हमें पहले ही पता चल गया था, जैसे 1946 में हमें पहले पता चल गया था कि अंग्रेज 1947 में हमें छोड़ के जाने वाले हैं। तो फिर सभी जो भी मुख्य नेता थे उन्होंने मिलके 1946 में संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा मतलब संविधान का निर्माण करने वाली सभा, ठीक है। इसका 1946 में गठन किया गया था। फिर इसकी पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। 1946 को 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी। अब ये कैसे चुनी गई थी संविधान सभा? देखो, ये मान लो कि पूरा हमारा भारत देश है, ठीक है। तो जगह जगह से, इस वाले प्रांत से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से, जगह जगह से सारे लोगों को चुनकर और दिल्ली में यहाँ बुला लिया संविधान बनाने के लिए, ठीक है। तो जब संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, तो उस टाइम पे 2 मुख्य पार्टियां थी। सबसे पहले थी मुस्लिम लीग, जो कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थी, और कांग्रेस थी जो सबका प्रतिनिधित्व करती थी, है ना। तो दोनों पार्टियों के भी लोग उसमें शामिल थे, किसमें? संविधान सभा में। तो जब संविधान सभा बनाई गई थी तो उसके कुल मेंबर बनाए गए थे 389, उसके सदस्य बने थे, ठीक है। पर जब पहली बैठक आई 9 दिसंबर 1946 को, तो 389 सदस्य उसमें नहीं आए थे, उसमें आए थे हमारे 211 सदस्य। आइए समझते हैं कैसे। देखो, उसमें 211 सदस्य इसलिए आए थे क्योंकि 1946 में जब हमें पता चल गया था कि हमें 1947 में स्वतंत्रता मिलने वाली है, तो जो मुस्लिम लीग, जो हमारी पार्टी थी, जिसके जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने ये अपनी पेशकश रखी कि वो अपना अलग देश चाहते हैं, पाकिस्तान, है ना। तो जो मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे ना, उन सब ने इस संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस संविधान सभा में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संविधान सभा नहीं बल्कि हिंदुओं की सभा है ना। तो मुस्लिम लीग ने ऐसी मांग रखी थी, फिर बाद में अंग्रेजों ने उनकी मांग मान ली, इसलिए भारत के 2 बंटवारे हो गए थे, पाकिस्तान और भारत, है ना। तो इसलिए सदस्यों की संख्या कम रह गई थी। देखिए, 1946 के बाद कई बैठकें हुई, लगभग 11 बैठकें हुई थी। फिर जाकर 26 नवंबर
1949 में जो हमारा संविधान था वो बनकर तैयार हो गया। ठीक है, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। इसीलिए हम 26 नवंबर को हमेशा संविधान दिवस बनाते हैं, है ना। संविधान बनकर तैयार हुआ। देखिए हमारे संविधान बनकर तो तैयार हो गया था 1949 में 26 नवंबर को, पर उसको लागू किया गया था 26 जनवरी को, है ना। 26 जनवरी को लागू किया गया था। क्यों, समझते हैं। देखिए इससे पहले 1930 में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस बनाया गया था, तो लोगों को उस डेट का महत्व थोड़ा पता था, तो उन्होंने सोचा कि हम 26 जनवरी 1950 को ही अपना संविधान लागू करेंगे। स्वतंत्र भारत का अपना संविधान हम 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे। ठीक है, फिर उसके पश्चात संविधान बन गया, फिर सरकार चुनाव हुए, सरकार बनी, है ना। फिर ऐसे ही अब तक हमारे देश में शासन अपने संविधान के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है। अब संविधान का मुख्य संरचना, थोड़ा सा उसका ढांचा भी समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या है ना। सबसे पहले उसमें है प्रस्तावना। सबसे पहले संविधान में आती है प्रस्तावना। ठीक है, फिर संविधान में आते हैं 395 हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, अनुच्छेद जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद। ठीक है, फिर उसके बाद इन अनुच्छेदों को 22 भागों में, मूल रूप से 22 भागों में इसको विभाजित किया गया था। 22 भागों में विभाजित किया गया था, विभाजित किया गया। देखिए अब मूल रूप से 22 भाग थे, पर वर्तमान में इसके 25 हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान में। इसके बाद मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। देखो 8 अनुसूचियां मूल रूप से थी, पर अब हमारे संविधान में है 12 अनुसूचियां। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, ऐसे ही उसकी अनुच्छेदों की संख्या भी बढ़ चुकी है। यदि हम ऐसे एक एक करके गिने तो 448 है वर्तमान में, है ना। पर इसमें ना कंफ्यूजन रहती है। देखो 448 वर्तमान में हमारे आर्टिकल माने जाते हैं, इसके लगभग माने जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि 396 नंबर का कोई आर्टिकल है, नहीं। इन 395 के अंदर ही सब आर्टिकल्स है, जैसे 243A है ना, 243B, ऐसे 371A, ऐसे बहुत सारे सब पार्ट है, तो उनको काउंट करके 4480 बनता है। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए 396 नंबर का कोई आर्टिकल नहीं है, जितने भी है वो इनके सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हमारे भारत देश में हमारे इस संविधान के अनुसार ही शासन चलता है। संविधान सर्वोपरि है। ठीक है, हमारे देश में संघवाद शासन प्रणाली है, जिसमें 3 स्तरीय हमारी सरकार होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारी होती है, सबसे नीचे हमारी जो आती है स्थानीय स्तर की, फिर प्रांतीय स्तर की, और फिर आती केंद्र स्तर की। इसे हम संघवाद का स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, संघवाद। जैसे इसमें हम लिख देंगे स्थायी, प्रांत और केंद्र, 3 स्तर की होती है। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे देश के पास, है ना, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोपरि है, तो स्वतंत्र है वो। ठीक है, सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यदि किसी को न्याय चाहिए तो वो न्यायपालिका में जा सकता है, और न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष रूप से उसको न्याय प्रदान करेगी। अब देखिए हमारा जितना भी संविधान है, 1946 में जब संविधान सभा बनी तब इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो इसका निर्माण पूरा कर दिया गया और ये बुक में एक जगह लिख के रख दिया गया। अब देखो समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती है ना, तो समय समय पर इसमें संशोधन होता रहता है। इसलिए हमारा संविधान थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला भी है, ताकि समाज के बदलते स्वरूप के साथ साथ हम इसमें कुछ नया भी ऐड कर सके, कुछ पुराना हो जाए तो उसको हटा भी सके, है ना। पर इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है, जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जैसे हमारे मौलिक अधिकार है ना, जिसके बारे में तो भारत के सभी नागरिकों को पता होना चाहिए और सभी को पता भी है। तो अब ये संविधान तो बन गया था, अब उस टाइम पे एक बुक में लिख दिया, पर अब
यदि संविधान में कोई लाइन ऐसी है जिसकी सरकार व्याख्या नहीं कर पा रही है, तो ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी से उसकी व्याख्या करेगी और उसके अनुसार कानून बना देगी, नहीं। उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका में जाया जाएगा, वहां पर संविधान की एक संविधान पीठ बैठाई जाएगी जिसमें जज बैठेंगे और संविधान की उस लाइन की व्याख्या करेंगे जिसको सरकार समझ नहीं पा रही है ना। तो जो न्यायपालिका जो व्याख्या करेगी उसी व्याख्या को सही माना जाएगा, किसी सरकार द्वारा की गई किसी भी व्याख्या को सही नहीं माना जाएगा। तो इसलिए हमने संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।